हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। और लेक्चर 4 में हम पढ़ाई करने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। चलिए रासायनिक संयोग के नियम को हम सब अच्छे से सीख लेते हैं। थोड़ा पेन भी ले लूँ, जब पेन ले लूँगा तो अच्छे से समझाने में मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। इसमें दिखाया गया जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है भैया बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए या दूसरा नाम है लेवोजियर, जो रसायन विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार कहा गया कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा द्रव्य है वो क्या है? अविनाशी होता है। दूसरा कंक्लूजन कुल मिला के क्या निकला द्रव्यमान संरक्षण के नियम का? कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब समझते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सोडियम का रिएक्शन हमने AgCl के साथ कराया। सोडियम का रिएक्शन AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड के साथ में कराया। हमको प्राप्त हुआ NaCl और साथ ही में मिला सिल्वर। Ag का जो परमाणु भार होता है वो 23 ग्राम होता है और AgCl का सिल्वर का 108 ग्राम प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का, यानी 165 ग्राम। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 165 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम का और 108 ग्राम प्लस 35 ग्राम, तो ये 165 ग्राम आ गया। अब इससे जो प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड बना और सिल्वर बना। तो सोडियम का 23 ग्राम प्लस क्लोराइड का 35.5 ग्राम, क्लोराइड का कितना हो गया? 35.5 ग्राम। क्लोराइड का 35.5 ग्राम जोड़ा इसने, फिर 108 सिल्वर का भी ऐड कर दिया, तो ये भी 100 कितना है? 66.5 ग्राम। यानी जो हमारा रिएक्टेंट का मास है, जो रिएक्टेंट का क्या है? मास है, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। चलिए नेक्स्ट नोट डाल करके क्या देखना है कि आइंस्टीन ने समीकरण दिया था, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, E बराबर mc²। उसके अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। जो हमारा द्रव्य है उसको ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। अतः पूरे विश्व का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं होता है, अपितु द्रव्यमान और ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। जो हमारा द्रव्यमान है और जो ऊर्जा का योग, ये दोनों एक साथ में संरक्षित रहता है। पहला नियम तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, चाहे किसी भी स्रोत से या चाहे किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, परंतु उसमें उपस्थित जो तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात रहता है वो रहेगा ही रहेगा।
उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित अनुपात रहता है, बताया गया। ये प्राउस्ट ने बताया था। एग्जाम्पल लेते हैं हम। H2O को किसी भी स्रोत, H2O मतलब जल को हम चाहे जिस स्रोत से प्राप्त कर लें, चाहे जिस भी विधि से बना लें। H2O में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, दो तत्वों से मिलकर बना है। इसका जो अनुपात है वो सदैव 1:8 होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो मैंने 2 लिख लिया। रेशियो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक ऑक्सीजन का, तो 16 लिख लिया। अब ये हो गया 2:16। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो गाइज ये हो जाएगा 1.8। कितना हो जाएगा? 1.8 के रेशियो में हो जाएगा, 1:1 के में हो जाएगा, 1:1 में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर हम किसी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें जो उपस्थित तत्व का एक निश्चित भारात्मक अनुपात पाया जाएगा। नेक्स्ट, गुणित अनुपात का नियम। परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग किए और 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक भी बना लिए, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के, एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान होगा और दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो वो आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होता है। जैसे ये जो हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है, हम देख लेते हैं इन सभी का रेशियो। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर मैं देखूं तो कार्बन का परमाणु भार 12, रेशियो ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 हो गया, 12:32, यानी इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें आपने देखा होगा कि जो कार्बन है उसका क्या है, परमाणु भार एकदम निश्चित है, फिक्स है, और जो ऑक्सीजन है उसका निश्चित नहीं है। लेकिन कहा गया कि जब ये आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करेंगे तो इनका जो आपस में रेशियो होगा वो सरल गुणित अनुपात होगा। तो ऑक्सीजन की अगर देख लिया जाए तो 16:32 आ रहा है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो 1:2 ही तो आया। तो इससे प्रूव हो रहा है गुणित अनुपात का नियम। दूसरा एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में, ये हो गया सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके 2 चीज़ें बना सकता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन में एक चीज़ हमको कॉमन दिख रही है कि सल्फर का जो परमाणु भार है वो निश्चित है और जो ऑक्सीजन है उसका निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसलिए यहाँ पे 32 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इसलिए 48 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या दिखाया गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेशियो 33:48, यानी 32:48। अगर मैं इसको सिंपल सरल अनुपात में दिखाऊं तो ये कैसे दिखेगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 तें 48, यानी ये जो हमारे दोनों विभिन्न तत्व हैं वो क्या हैं, एक निश्चित सरल गुणित अनुपात में हैं। नोट, क्या आपको याद रखना है कि डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। तो क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया?
अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं चौथा नियम। ये दिया गया था, जो व्युत्क्रम का नियम है, ये दिया गया था कि साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा नाम है इसका व्युत्क्रम तुल्य अनुपात का नियम, रिचर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया, जब दो तत्व अलग अलग जिस भार अनुपात में किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो वह आपस में भी उसी भारानुपात में या उसके गुणित भारानुपात में ही संयोग करते हैं। इसके लिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सब। सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। सोडियम, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तत्व सोडियम लिया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन। अब इन तीनों से हम यौगिक बनाएंगे। अगर NaCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा, यानी यह हाइड्रोजन के साथ में सोडियम हाइड्राइड बनाता है। और अगर ये हाइड्रोजन Cl के साथ में जुड़ जाए तो ये HCl बनाता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जब हम दो तत्वों को अलग अलग जिस भारात्मक अनुपात में किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो वह आपस में उसी भारानुपात में या उसके गुणित भारानुपात में ही संयोग करते हैं। इसमें दिखाया भी गया। यहाँ पर सोडियम का फिक्स है, क्लोरीन का 35.5 ही है। फिर क्या इसमें दिखाया गया, अगर सोडियम हाइड्राइड बना रहा है तो हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो फिक्स होगा, वो एक ही होगा, लेकिन उसके मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। जो दूसरा दिखाया गया है वो दिखाया गया है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले क्या हैं, हमारे यौगिक हैं। यहाँ पर दिखाया गया पहला मेथेन, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 12:4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 3:1 हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ पर क्या दिखाया गया, H2O में ये 2:16 हो गया, यानी 1:8। इसमें क्या दिखाया गया, 12:32, 3:8। ये कुल मिलाकर के यही दिखा रहा है कि जब दो तत्व क्या करें, अलग अलग जिस भारानुपात में किसी तीसरे तत्व से जब संयोग करते हैं तो वह आपस में भी उसी भारानुपात में होते हैं। ये फिक्स लिखा ही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक ने क्या कहा, गैलुसेक ने कहा कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनका जो आयतन है वो आपस में एक सरल अनुपात में होता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी लिया। उन्होंने हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन Cl2 गैस के साथ में कराया और दोनों के लिए 1-1 मोल वैल्यू ले ली। तो ये हो गया हमारा अभिकारक, ये क्या हो गया, R रिएक्टेंट। अब इस अभिकारक से उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, वो है 2 मोल। तो इसमें दिखाया गया कि अगर दो अभिकारक थे, 1-1 मोल इनका आयतन हमने ले लिया, 1-1 मोल ले लिया, तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो 2 मोल ही बनेगा, यानी H2:Cl2 रेशियो HCl। तो ये आ जाएगा 1:1:2। तो ये सिद्ध किया था गैलुसेक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने क्या कहा कि STP पर जो गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या है वो समान होती है। सामान्य ताप और दाब पर जो गैसों के समान आयतन है, गैसों का मैं एक समान आयतन ले लूँ, उसमें जो अणुओं की संख्या है वो समान होती है।
बिल्कुल सही है। जैसे H2 गैस की Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करा दें, एक आयतन इसका मैंने ले लिया, एक आयतन इसका ले लिया और इसका 2 आयतन हो गया, तो ये 2HCl गैस बनाएगा, यानी N अणु इसमें होंगे, N अणु इसमें होंगे। अभिकारक में हमारे 2 N अणु अलग अलग होंगे और उसके बाद में जैसे ही उत्पाद बनेगा ये 2 N अणु हो जाएंगे। अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। थैंक यू। तो क्या यहाँ तक आपको रासायनिक संयोग के नियम समझ में आए? अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें।